हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, मतलब हमारे जो वातावरण में हमारे आसपास जिस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक कॉमन सा जो इसके बारे में नॉलेज होता है कि पदार्थ जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उन्हीं में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भी इस विश्व में यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, आकृति, आकार, जो भी किसी भी चीज़ का होता है, तो वो सारी चीज़ें किसी एक चीज़ से बनी है जिसको कि हमारे साइंटिस्ट ने पदार्थ नाम दिया है। ठीक है, जैसे कि हम जो हवा लेते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर हैं, बादल, तारे, ये सारी चीज़ें जो होती किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो पहले के जो दार्शनिक थे हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा कि ये जो है ये मेन जो है पंच तत्व हैं। ठीक है, यानी 5 तत्व, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, तो उनके अनुसार ये था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ये इन्हीं 5 पदार्थों से मिलकर बनी हैं। उसके बाद आए हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट यानी आधुनिक वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि ये पदार्थ जो हैं इनका अपना एक भौतिक गुणधर्म है और एक रासायनिक प्रकृति है। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने इसको भौतिक और रासायनिक के पहलुओं पर अलग अलग दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि पदार्थ का भौतिक रूप क्या है, यानी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि हम जो एक वस्तु देख रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं, जल ही देख रहे हैं, तो वो एक पदार्थ से बना है, और वो जो पदार्थ है वो भी एक कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक विचारधारा थी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक लकड़ी के टुकड़े की सतह की तरह होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में ये विचारधाराएं बदली गई कि पदार्थ के रेत के अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये सारी अपने अपने लोगों ने विचारधाराएं दी, लेकिन उसके बाद में जो प्रूफ हुआ उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक 100 ml बीकर में पानी लेकर उसमें नमक या चीनी को घोल दिया गया। तो उसके बाद देखा गया कि इस नमक और चीनी का या शर्करा का हुआ क्या उसमें घुलने के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्या उसकी जो वॉल्यूम था, जो बढ़ा या घटा, क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जो होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थानों में यहाँ पे समावेशित हो जाते हैं, जैसे यहाँ जल दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जल में जो है इनके कण हैं। अब जब नमक यहाँ पे डाला गया, उसको घोला गया, तो ये नमक के कण जो हुए ये जल के कणों के बीच में समावेशित हो गए, इसलिए इसका अमाउंट भी नहीं बढ़ा। ठीक है, और ये पूरी तरह से घुल भी गए। नेक्स्ट है पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट को घोला गया, उसके बाद उसके यहाँ 100 ml बनाया गया, उसमें से 10 ml लेकर फिर यहाँ 90 ml वाटर डाल के फिर ये ऐसे ही इसको बनाया गया है। ठीक है, तो देखा गया है कि काफ़ी समय तक इसमें जो है कलर इसमें इसके आ ही रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल भी जो है पानी में बहुत अधिक मात्रा, यानी कि 1000 लीटर भी वो उसकी जो होगी वो रंगीन, अगर उसकी बहुत कम मात्रा होगी तो भी वो पानी के कुछ ना कुछ कलर को चेंज कर ही देगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म हैं। ठीक है, और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, इसलिए एक स्थिति ये आएगी कि ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ एक बार है विभाजित होती जा रही, फिर वो इतनी छोटी हो जाएगी कि एक टाइम आएगा कि उसको विभाजित करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो सबसे पहला इसमें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जैसा कि हमने देखा था नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण को जब हम घोल रहे थे वो समान रूप से पानी में वितरित हो जा रहे थे। तो ऐसे ही जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो उनके भी कण, उनके जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें समावेशित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जैसे कि कहीं खाना पक रहा होता है तो हमें वहाँ जाए बिना ही हमें उसकी महक आ जाती है और हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद एक जो 2 गिलास होते हैं, ठीक है, जल से भरे 2 गिलास लेते हैं। ठीक है, और पहले में एक
जो होते हैं एक सिरे पर सावधानी से सिर्फ एक बूंद नीली स्याही, ठीक है, और दूसरे में अगर हम शहद डाल दें तो इसमें क्या चेंजेस हो गए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्रियाकलाप दिखाया गया उसमें बताया गया है कि एक गर्म पानी लेंगे और दूसरा ठंडा, ठीक है। तो एक में दोनों में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालते हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये जो ऊपर के तीनों क्रियाकलाप हुए थे, तो यहाँ बताते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उनके जो मॉलिक्यूल्स यानी जो कण होते हैं उनमें गतियाँ बढ़ती जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि तापमान बढ़ने से यानी टेम्परेचर बढ़ने से कणों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो पूरे जो तीनों क्रियाकलाप थे, यहाँ पे पदार्थ के कण जो थे एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित यानी आपस में मिश्रित हो जाना, यानी कि ऐसे कणों का रिक्त स्थानों में समावेश यानी कि उनमें भर जाने का कारण होता है, ठीक है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है, ठीक। दो अलग अलग तरह के पदार्थ के कणों का आपस में मिलना विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप कराई गई है कि एक समूह है जो पीछे से बिल्कुल हाथ पकड़ के इस तरह से कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ सिर्फ मानव श्रृंखला बनाए हुए यानी हाथ में हाथ पकड़े, और कुछ जो है सिर्फ उंगलियों से टच कराए हुए हैं। तो तीन तरह से हैं। तो इसमें से हम बता सकते हैं कि किसको तोड़ना आसान होगा, जो सिर्फ टच किए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे है, एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा, एक रबर बैंड लिया गया, ठीक है। इनमें से कौन से जो ऐसे कण हैं जो आपस में सबसे ज़्यादा जो है अधिक बल से जुड़े हुए हैं, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि लोहे की कील। नेक्स्ट है, अगर एक थाली में हम जल ले और उसमें उंगली से उसको काटने का प्रयास करें तो क्या वो कटती है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो तीनों क्रियाकलाप हमें ये बताते हैं कि पदार्थ के कण, ठीक है, पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच एक फोर्स यानी बल कार्य कर रहा है, और यह बल जो है कणों को एक साथ रखता है, और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य जो होता है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पदार्थ की अवस्था। उसके पहले हम एक ये लाइन देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार जो आयतन का मात्रक होता है वो घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब होता है, और आयतन मापने का साधारण मात्रक जो हम यूज़ करते हैं वो होता है लीटर यानी वॉल्यूम का, यानी कि 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब यानी 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 ml एंड 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक जो हमारा था पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस की कि पदार्थ की जो मेन अवस्था है वो 3 है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ ठोस अवस्था स्टार्ट करते हैं। तो ठोस वस्तुएं जितनी भी हम देखते हैं, पेंसिल, पेन, टेबल, मेज, ये सारी चीज़ें जो भी होंगी ये सारी आपकी ठोस अवस्थाओं में होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक देखते हैं तो एक निश्चित आकार में होती हैं, ठीक है। अगर इनको किसी चीज़ में रखा जाता है तो ये इनका आकार बदलता नहीं है, और इनको संपीड़ित करने का जो अगर प्रयास किया जाए तो क्या ये संपीड़ित होंगी यानी कंप्रेस्ड होंगी, देखते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो उदाहरण है ठोस के, हम देख सकते हैं कि ये सभी एक निश्चित आकार की होती है। ठोस वस्तुएं निश्चित आकार की होती हैं, उनकी एक स्पष्ट सीमा होती है, यानी कि अगर क्यूब में है तो क्यूब में ही रहेंगे, और एक स्थिर आयतन की होती है, यानी कि इनमें संपीड़ितता नहीं होती है। अगर इन पे एक बाहरी फोर्स लगाया जाए तो ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर एक ईंट है, ईंट पे अगर आप बाहरी फोर्स लगा के उसको कुछ तो वो अपने आकार को बनाए रखते हैं, ठीक है, ना ही कि वो कंप्रेस्ड होकर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे नेक्स्ट है कि रबर बैंड को यहाँ पे क्या माना जाएगा, ठीक है। विभिन्न आकार में जो बर्तन होते हैं उनमें चीनी रखने पर आकार लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? स्पंज क्या है? ये सभी ठोस हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक रबर बैंड को बाह्य बल लगा के उसके आकार को बदल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप बल हटा रहे हो, ठीक है, बल हटा रहे हो, तो ये खींची हुई रबड़ पुनः अपनी आकृति में वापस आ जाती है,
ठीक है। हम शर्करा या नमक को हाथ में लेते हैं या प्लेट या कहीं भी, तो उनके क्रिस्टल का आकार तो नहीं बदलता, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, लेकिन जब उन्हें दबाते हैं तो उनसे बाहर जो होती है वायु बाहर निकल जाती है, इसलिए इनका संपीड़न संभव होता है। अदरवाइज़ ये भी आपके ठोस कहलाते हैं, उनमें से वायु की उपस्थिति की वजह से उनको कंप्रेस्ड करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी द्रव अवस्था, ठीक है, लिक्विड फेज़। यहाँ पे है जैसे जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पे, ये सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। इनको अलग अलग बर्तनों में रखा गया है, ठीक। उसके बाद इनको फर्श पे डालने पर देखा है क्या हुआ है। उसके बाद इनको जो है अलग अलग बर्तनों में रख के इनके आकार को देखा गया है। तो यहाँ देखते हैं कि इन सभी चीज़ों को करने पे हमें पता चलता है कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। हम किसी भी बर्तन में डालें उसको, वो उसी का आकार ले लेंगी, ठीक है, लेकिन उनका आयतन, वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है। और द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये ठोस की तरह बिल्कुल टफ नहीं होते, रिजिड नहीं होते, दृढ़ नहीं, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में यानी तरल होते हैं। नेक्स्ट है ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है, ठीक है, यानी कि जो हमने बात की थी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो मिलना वो डिफ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो ठोस और द्रव है वो द्रव में आसानी से विसरित हो सकते हैं, यानी कि वातावरण की जो गैसें होती हैं विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जंतु और पौधों के लिए अनिवार्य है, जो पेड़ पौधे जल में रहते हैं वो इसी तरह से तो लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें पता है कि सभी को जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, तो ये जो जलीय जंतु होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव में यानी लिक्विड में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, ठीक है। यानी कि सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड का विसरण जो होता है दर सबसे ज़्यादा अधिक है, यानी कि सॉलिड की अपेक्षा, ठीक है। अभी हमने गैस की बात नहीं की है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति कर रहे होते हैं और इनमें जो होता है रिक्त स्थान ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा। नेक्स्ट है ये गैसीय अवस्था, यानी कि आपका गैसियस फेज। यहाँ पे हम गुब्बारे का जो होता है एग्जाम्पल लेंगे। एक गुब्बारे वाला होता है जो कि एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे है एक सिरिंज ली गई है, उसमें तीन सिरिंज ली गई है और उसके टॉप पे यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दिया गया है, ठीक है। रबर कॉर्क लगाने के बाद इसका पिस्टन हटा दिया गया है। तो एक में हवा रहने दी गई है, दूसरे में जल भरी गई है, तीसरे में चॉक के टुकड़े। तो अगर आपको वापस से पिस्टन लगाना हो तो किसमें आप आसानी से पिस्टन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ठोस और द्रवों की तुलना में हम गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अच्छे से, यानी कि हम जिसमें सिर्फ गैस भरी है उसमें हम पिस्टन को आसानी से इसमें प्रेस कर सकते हैं, यानी कि जो गैस है उसका कंप्रेशन यानी कि संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। इसलिए जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए द्रवित जो आपका पेट्रोलियम गैस होता है यानी LPG, या फिर अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं वो संपीड़ित गैस होते हैं, ठीक है। आजकल CNG का यूज़ हो रहा है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी जो संपीड़ितता यानी कंप्रेशन जो होती है इसके बहुत ज़्यादा होने के कारण गैस के बहुत ज़्यादा आयतन को एक कम आयतन वाले, एक कम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में आसानी से भर के इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ठीक है। अब ये जो गंध होती हैं, ठीक है, जो गंध हमें खाना बनते ही महक आने लगती है, तो ये जो हम तक आती हैं, ठीक है, ये इसलिए होती हैं कि गंध के जो कण होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में मिल जाएंगे, ठीक है, और रसोई से फैलकर वो हम तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत दूर तक भी जा सकते हैं, ठीक। यानी कि जो गैस है कि गैस जो है ठोस और द्रव की तुलना में ज़्यादा विसरित है, यानी कि उसमें ज़्यादा डिफ्यूज़न कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया विसरण की दर, ठीक है। विसरण की दर में हमारा गैस सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन सॉलिड, ठीक। जैसा कि यहाँ दिखाया है, ठोस के पार्टिकल्स आप देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, द्रव के थोड़े स्पेशियस हैं और यहाँ पे एयर के बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण यानी डिफ्यूज़न बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है वो अनियमित और बहुत सी ज़्यादा तेज़ होती है। इसी अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा, ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर यहाँ पे जो होते हैं बल के कारण गैस का दबाव बना रहता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में रहता है। ठोस की बात करें तो वो बर्फ़ की अवस्था में रहेगा, द्रव की बात करें तो वो जल में, गैस की अवस्था की बात करें तो वो जल वाष्प में। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। ठीक, तापमान परिवर्तन में आखिर होगा क्या। जब यहाँ पे बताया गया है ठोस के तापमान को जब हम देखते हैं किसी चीज़ में अगर हम घोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ठोस यानी तापमान बढ़ा दें वहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है वो आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो यहाँ ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो तेज़ी से उनके कण कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा यानी कि जो हम हीट दे रहे हैं उससे जो एनर्जी दी गई है कणों को के बीच एक आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र गति करें। यानी कि अगर हम एक ठोस को गर्म करें, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा कि ऊष्मा मिलेगी और उसकी वजह से ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा की वजह से क्या होगा कि जो उसके कण हैं जो आपस में आकर्षण बल से जुड़े हुए थे तभी तो वो ठोस बने थे। ठीक है, और ये क्या करें, इस आकर्षण बल को पार कर लेंगे और उनके जो कण हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे थर्मामीटर लगाया गया है। जब वो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करती है और जब तक द्रव में बदलती है तब तक के उसके पॉइंट को नोट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट में देखा गया है कि उसी द्रव यानी कि द्रव में बदलने के बाद देखा गया है कि कब वो वाष्प में बदलने लगा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक, यानी कि ठोस है तो उसका गलनांक ज़्यादा होगा क्योंकि उसका ज़्यादा आकर्षण बल है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होगी, तो इस वजह से उसमें यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होती है केल्विन होती है। ये हमको याद करना होगा, यहाँ पे केल्विन होती है यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें कितनी होती है केल्विन तो 273.15। तो हम इसको सिर्फ 273 लेकर चलते हैं। अगर हमें कहा जाए कि तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलिए तो हम क्या करेंगे, 273 को जो है उस केल्विन से घटा देंगे। यानी कि अगर हमें मान लीजिए दिया हुआ है एक एग्जांपल के लिए, अगर हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको केल्विन में चेंज करना है तो हमको यहाँ पे 273 + 27 कर देना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ डिग्री नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको 300 केल्विन दी हुई है, आपको पता करना है कितने सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको यहाँ पे इसमें से 273 माइनस कर देना हो जाए, आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो 273.15 केल्विन है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है यानी ठोस से द्रव में अवस्था में जो परिवर्तन को हम संगलन भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। हमें ये पता है कि तापमान समान, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से जब तक पूरी तरह से पिघल नहीं गई थी उसका तापमान सेम था। तो वहाँ जो हमने ऊष्मा दी यानी ऊष्मीय ऊर्जा दी तो वो कहाँ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बीकर को ऊष्मा प्रदान की जाती है वो उसमें होता क्या है कि जब तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ जो है अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में ये छुपी रहती है जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है,
1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गुप्त ऊष्मा यानी ऊष्मीय ऊर्जा हम दे रहे हैं वो बर्फ़ के कणों में छुपी हुई रहती है, वही उसकी होगी गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण बहुत तेज़ी से गति करते हैं, ये तो हमें पता है पहले से। ठीक है, तो एक ऐसा तापमान आएगा जब इन कणों में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि उनका आकर्षण बल ख़त्म हो जाएगा और वो फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से जो होंगे द्रव जो होंगे गैस में बदलना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी कि वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट। यह एक समष्टि गुण है। ठीक है, यहाँ पे द्रव के कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जो जल का तापमान होता है वो होता है 373 केल्विन। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस था तो आपको यहाँ पे 273 से माइनस कर देना है, आपको मिल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है। ठीक, नेक्स्ट है, हमने जो संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था ठीक उसी प्रकार हम इसे भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप यानी वाष्प जो है, वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो यहाँ हम ये तीनों चेंजेस देखते हैं, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था, फिर गैसीय अवस्था में ऊष्मा की वजह से ठोस से द्रव और फिर गैस, शीतल करने पे ये वापस गैस जो है द्रव में बदलेंगे और ठोस में। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल रही है, तो गर्म होने पर ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं और सीधे वापस जो है गैस से ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसे ही एक कपूर होता है। ठीक है, कपूर को हम जब जलाते हैं, ठीक है, जब जलाएंगे तो वो सीधे ठोस से यानी सॉलिड टू ये वेपर, ठीक है, वाष्प में बदल जाएगा। बीच का लिक्विड प्रोसेस यहाँ नहीं होता है। और जब इसको हम अगर किसी चीज़ पे इस तरह इकट्ठा करते हैं तो ये वेपर से सीधे सॉलिड में, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है इसको, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और जो गैस से सीधे ठोस बन रही उस प्रक्रिया को निक्षेपण, यानी कि हम कहेंगे सॉलिड टू गैस बनने की प्रक्रिया सब्लिमेशन और गैस टू सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं यहाँ पे निक्षेपण कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते, अभी तो हमने देखा टेम्परेचर परिवर्तन पे क्या होता है, अब हम देखेंगे दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव है। तो हमें पता है कि हमारे जो घटक हैं, ठीक है, उनके बीच के कणों, जो उनके कण हैं उनके बीच में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर लिया गया, उसको कंप्रेस्ड किया गया, तो देखा गया क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पे कंप्रेशन दिखाया गया है। ठीक है, तो जब हम दाब बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ाया जा रहा है, तो दाब बढ़ने पर जो हो रहा है तापमान घटने से द्रव में बदल सकती है। ठीक है, अगर दाब बढ़ाएं और तापमान घटाएं तो यहाँ पे क्या होगा कि गैस द्रव में बदल सकती है। जैसे कि हमने ठोस CO2 के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता है कि उच्च दाब पर जो संग्रहित किया जाता है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाए तो यहाँ पे ठोस CO2, ठीक है, सॉलिड CO2 जो है वो सीधे लिक्विड में बदल जाएगी। ठीक है, इसे ही हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर शुष्क जो है को शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये तीनों अवस्थाएं देखी। यहाँ पर है द्रव, यहाँ पे गैस और ये ठोस, यानी कि द्रव को गैस में बदलने के लिए वाष्पीकरण करा दें और गैस को द्रव में बदलने के लिए संघनन, गैस को ठोस में बदलने के लिए निक्षेपण और ठोस को गैस में डायरेक्ट बदलने के लिए ऊर्ध्वपातन। और यहाँ पर आपका ठोस को द्रव में बदलने के लिए
संगलन और यहाँ पे द्रव को ठोस में बदलने के लिए यहाँ पे इसका जमना। नेक्स्ट है यहाँ पे वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन। तो पदार्थ की अवस्था हमें बदलने के लिए हमेशा ऊष्मा को देना या दाब बदलना क्या आवश्यक है या नहीं, क्या इसके बिना भी कुछ हो सकता है? जैसा कि हम देखते हैं कि जल को अगर हम खुला छोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि उड़ जाते हैं, ठीक है। गीले कपड़े को सुखाते हैं तो उसमें से पानी जो होते हैं निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं कि बिना हमें अलग से ऊष्मा या टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे है जो एटमॉस्फेयर जो है ये गैसीय दाब का मात्रक है। इस दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर 10⁵ पास्कल, ठीक है। और वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, जिसको 1 ATM से बताते हैं, ठीक है। और इसे ही सामान्य दाब कहते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि वाष्पीकरण में हमें अलग से कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है कभी कभी। तो द्रवों में जो होता है एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, हमें पता है। तो द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यहाँ पे जो कारक है सबसे पहले हम देखते हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा दो तो हम क्या देखते हैं कि वाष्पीकरण जो होते हैं बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे कि हम कपड़े जो होते हैं, एक भीगे हुए कपड़े को मोड़ कर रखें और एक फैला कर रखें, तो कौन जल्दी सूखता है? जो फैलाया हुआ रहता है, यानी कि उसके सतही क्षेत्र में बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण आसानी से होता है। तापमान में वृद्धि, जैसे अगर हम और टेम्परेचर बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और आसानी से वाष्पीकृत हो जाएंगे, एक ये पॉइंट। नेक्स्ट आर्द्रता में कमी। वायु में जो जलवाष्प होती है, आर्द्रता होती है, जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना कम होता है, ठीक है। अगर हम आर्द्रता को कम कर दें तो वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। वायु की गति में वृद्धि, अगर जो है तेज़ हवा में हमें पता है कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है, यानी कि वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण जल्दी होगा। नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। एक खुला हुआ बर्तन है, उसमें जो है पानी रखा है, वो हमेशा वाष्पीकृत होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाष्पीकरण होता है उसमें जो वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा जो होते हैं उसे पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो होते हैं हमेशा अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते रहते हैं, ठीक है। यानी वाष्पीकरण करना है तो हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं कि अपने आसपास से ऊर्जा को लेते रहते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से जब वो आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं तो उसके कारण हमें शीतलता यानी शीतलता मिलती है। जैसे कि हम एसीटोन को हथेली पे लगाते हैं या तो क्या होता है कि वहाँ ठंडक लगती है, तो क्या होता है कि वो हमारे जो हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वही वाष्पीकृत होते हैं, तो जिससे हमें हथेली पर शीतलता महसूस होती है, ठीक है। गर्मियों में इस वजह से हम सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ठीक है। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, द्रव की सतह कण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। यानी प्रसुप्त ऊष्मा और हमारे शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा उस वक्त बराबर होती है, इसलिए हमें शीतलता का एहसास होता है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना ऐसे में अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर हम एक ग्लास लें, उसमें बर्फ़ के टुकड़े या बर्फीले जल लें तो उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें आ जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम इसमें एक जो बर्फ़ के टुकड़े रखते हैं तो वायु में उपस्थित जो होती है जल वाष्प, ठीक है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आती है, ठीक है। यानी कि जो वायु में हमारे जल वाष्प है तो वो ठंडे पानी के संपर्क में आ रहा है, उसका जो है वो जो है उसकी ऊर्जा है वो कम हो जा रही है, जिसकी वजह से वो द्रव अवस्था में आ जा रही है। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम ऊर्जा बढ़ाते हैं वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में बदलते हैं। तो यहाँ जब ऊर्जा कम हो रही है तो जल वाष्प में है, तो जब ऊर्जा कम होगी तो वो द्रव में आएगा, तो यहाँ पे इसलिए जल की बूंदें हमें नज़र आती हैं, ठीक।
अभी तक हमने जो पढ़ा वो तीन पदार्थ की अवस्थाएं, लेकिन अब जो है वैज्ञानिक हमारे 5 अवस्थाओं की बात करते हैं, यानी उसमें एक और जुड़ गया है आपका प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? ये जो है ये इसके जो कण होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेज में होते हैं, उत्तेजित होते हैं। ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, हमारे जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं और नियॉन बल्ब होते हैं ये प्लाज्मा के बने होते हैं। नियॉन बल्ब के अंदर जो होती है एक नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। ठीक, विद्युत ऊर्जा जब हम इसको देते हैं तो इसके गैस आयनीकृत होकर आयनीकृत होते हैं, यानी कि आवेशित हो जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो है वो चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। इसी की वजह से प्लाज्मा की वजह से हमें सूर्य तारे भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बना रहता है। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं की कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैट्रेल और कार्ल ली वेमन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सामान्य वायु के घनत्व के, यानी कि एक नॉर्मल जो वायु इसकी जो डेंसिटी का 1/लाखवें भाग का, ठीक है, 1/लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। यानी कि सिंपल से अगर हम इसको याद करना चाहें तो प्लाज्मा जो है एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हमें प्राप्त होता है और इसका जो है एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे कि चमकने वाले जो प्लाज्मा टीवी वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा की वजह से होते हैं। इसी की वजह से सूर्य तारे चमकते हैं, यानी ये चमक उत्पन्न करते हैं। तो आप याद कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रकाशित तो होंगे, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गए प्लाज्मा। और बोस-आइंस्टाइन ये बहुत कम टेम्परेचर पे जाने पर हमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा, जैसा कि कंडेंसेट से यहाँ पे आप याद कर सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमने जो आज देखा पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास जो पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जो होता है आकर्षण बल सबसे अधिक था, ठीक है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। ठोस के कणों को ठोसों के निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती था। ठीक है, ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। ठीक है, और जो द्रवों में होते हैं ये कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल या स्खलित हो सकती हैं और गैसों में कोई क्रम नहीं होता, यानी अनियमित। यानी इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो ठोस के कण होते हैं, जैसा कि हमने देखा, बिल्कुल लाइन वाइज लाइन व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे अगला जो है द्रव, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिसलते रहते हैं, ठीक है, कहीं भी। लेकिन यहाँ पे जो गैस है उसमें कुछ भी नियमित नहीं होता, कहीं भी वो होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो अंतः परिवर्तित होती हैं। ठीक है, यानी कि आपस में परिवर्तित हो सकती हैं, जो कि ताप और दाब की वजह से होता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस सीधे जो है गैस में बदल रहा था, निक्षेपण में गैस सीधे ठोस में। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टिकार जो है द्रव अवस्था से वाष्प में, यानी बॉइलिंग पॉइंट। वाष्पीकरण में पता था सतही, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो सतह कार जो ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच जो होता है आकर्षण बल को वो पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में बदल देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर है: सतही क्षेत्रफल, वायुमंडल के जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग हो, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है गुप्त ऊष्मा जो बताई गई है
कि वाष्पीकरण के, तो 1 किलोग्राम द्रव को एक वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर, ठीक है, गैसीय अवस्था यानी कि उसको एक द्रव को बॉयल करके, उसको बॉइलिंग करके उसको वाष्प में बदलना और यहाँ पे उसको संलग्न बिंदु पर लाने की प्रक्रिया। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।